हेलो दोस्तों, टॉप हिलिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र उपाध्याय और अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसको हम दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन होगा, पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय 8वीं सदी से 12वीं सदी तक तथा उत्तर मध्यकाल 12वीं सदी से 18वीं सदी तक। दोनों का अध्ययन, उन दोनों में भी हम इनका क्षेत्रवार विभाजन करके हम पढ़ेंगे, जैसे उत्तर भारत, दक्कन भारत, दक्षिण भारत, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा राजवंश था। हमें तो पहले तो इनका क्षेत्रानुसार विभाजन जरूरी होता है, ठीक है, कि उत्तर भारत में, ठीक है, यदि देखा जाए तो 8वीं सदी में यहाँ पर पाल वंश की स्थापना होती है। कहाँ पर? बंगाल में। प्रतिहार वंश की स्थापना होती है कहाँ पर? पश्चिमी भारत में। और प्रतिहार वंश का जब पतन शुरू होगा उस समय चौहान वंश की स्थापना होगी लगभग 11वीं सदी में। कहाँ पर? प्रतिहारों के स्थान पर। सिमिलर यदि देखें तो दक्कन भारत में राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंशों की स्थापना होगी। राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश ये ऐसे वंश माने जाते हैं जो उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि इनका दक्षिण भारत में भी राजवंश था, उत्तर भारत में भी था, ये बीच में स्थित थे, है ना, दक्कन भारत में। दक्षिण में जाएंगे तो चोल, पांड्य तथा पल्लव राजवंशों का अध्ययन हम करेंगे। 12वीं सदी में जब हम प्रवेश करेंगे तब हम वहां पर एक विशेष चीज देखेंगे, जो होगा इस्लामिक शासन की स्थापना। और वो इस्लामिक शासन की भारत में जो स्थापना होती है वो कब होती है? जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तभी भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना होती है। हालांकि देखा जाए तो भारत में इस्लाम का जो इतिहास है वो दिल्ली सल्तनत से नहीं, इसके बहुत पहले से शुरू हो जाता है। जब भारत में पहला अरब आक्रमण होता है तब से शुरू हो जाता है। तो उत्तर भारत में हम राजपूत राजवंशों को देखेंगे। उन सारे राजपूत राजवंशों को, छोटे छोटे राजवंश थे, सभी को एब्जॉर्ब करके, सभी को हरा करके एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना होगी उत्तर भारत में, और कहीं ना कहीं वो दक्षिण भारत तक उसका विस्तार होगा। वो होगा दिल्ली सल्तनत। फिर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का पतन। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का पतन होगा और लास्ट में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। पानीपत का प्रथम युद्ध आप सब लोगों को पता होगा। जब दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा था और दिल्ली सल्तनत में भी एक वंश था जिसका नाम हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। उस तुगलक वंश के समय दक्षिण भारत में विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्यों की स्थापना होती है। तो जिस प्रकार यहाँ पर राष्ट्रकूटों ने काम किया था उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहमनी साम्राज्य करता है। मुगलों के अंतिम चरण में, अंतिम चरण मतलब आप देखिएगा औरंगजेब का समय, औरंगजेब का समय जब हम आएंगे तो वहां पर मराठा साम्राज्य का उदय होगा। और जहां जहां पर मुगल थे वहां वहां पर आने वाले टाइम में मराठा साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब राजपूतों को किसने किया? दिल्ली सल्तनत ने। दिल्ली सल्तनत का पूरा जो हिस्सा था वो कालांतर में मुगल साम्राज्य जीत करके मुगल साम्राज्य आ जाएगा। और यदि हम देखें तो मराठों का उदय दक्कन में होगा, लेकिन कालांतर में वो उत्तर भारत में जब उनका विस्तार होगा तो होते होते लगभग वो संपूर्ण मुगल साम्राज्य का जितना हिस्सा था उसको अपने अधीन कर देंगे। दक्षिण भारत में फिर काकतीय तथा होयसाल वंश इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम इनका इतना अध्ययन कर देंगे कि यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हम उसको अच्छे से डील कर सकें। तो पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, भारत में इस्लामिक जो शासन था उसकी स्थापना यदि देखें तो वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका एक कारण है, क्योंकि इस्लामिक शासन की स्थापना के बाद भारत में यहाँ पर समाज में देखा जाए, राजनीति में देखा जाए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखा जाए, हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले। इस वजह से हम इसको एक अलग कैटेगरी में इसका अध्ययन करते हैं।
देखते हैं। तो भारत में जैसे ही मध्यकाल का इतिहास प्रारंभ होता है तो हम एक संघर्ष देखते हैं जिसको त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं। अब इस संघर्ष के इसके अपने कारण थे, वो कारण क्या थे उनको हम समझते हैं अभी यहाँ पर। तो 700 to 1000, 700 से 1000 ईस्वी ये संघर्ष चला। लगभग 300 वर्षों का ये संघर्ष है जिसको त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं। क्यों चला उसका कारण देखते हैं। तो इसके पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, इसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि क्या हुआ होगा। हुआ ये कि हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश का महान शासक था, पुष्यभूति वंश का महान शासक था, हर्षवर्धन को उत्तरपद स्वामी कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय है ना, इसी के समकालीन दक्षिण भारत में एक राजा था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को उसी समय दक्षिणपथ स्वामी की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है। चालुक्य वंश, भूमिका में यदि हम देखें तो हर्षवर्धन उत्तर पथ स्वामी, मतलब जहां से उत्तर पथ की शुरुआत होती है उस पूरे पथ के आसपास वाले संपूर्ण क्षेत्र का स्वामी होना। दक्षिण पथ मतलब दक्षिण पथ की शुरुआत से लगा करके जहां तक दक्षिण पथ पहुंचता है वहां तक के संपूर्ण साम्राज्य का स्वामी होना। तो ये एक दूसरे के समकालीन थे। इसकी जानकारी ये आपने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा भी होगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और हर्षवर्धन जब नर्मदा नदी, यहाँ पर कहीं पे नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी जब क्रॉस कर रहा था तो नर्मदा नदी क्रॉस नहीं करने दिया था, नर्मदा नदी के पार नहीं जा पाया था। किसकी वजह से? पुलकेशिन द्वितीय की वजह से। ठीक है। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। जो किसका अभिलेख है? पुलकेशिन द्वितीय का। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि हर्षवर्धन जो उत्तरपथ स्वामी था उसको पराजित किया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ये दो महान सम्राट थे, दोनों की मृत्यु होती है। दोनों की मृत्यु होती है तो उनकी जगह पे उनके सामंत आते हैं, और उनकी जगह पे जब उनके सामंत आते हैं तो कालांतर में, ये कब की बात है? ये 7वीं सदी की बात है। ठीक है, ये 7वीं सदी की बात है। लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष हम 8वीं सदी से देखते हैं। ठीक है, लगभग 100 सालों का ये जो समय था, यहाँ पर है ना अराजकता का माहौल था। ठीक है, छोटे छोटे सामंत थे। वो छोटे छोटे सामंत कालांतर में 3 साम्राज्यों में परिवर्तित हुए। और वो 3 साम्राज्य कौन से थे? वो 3 साम्राज्य हमारे थे गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश तथा राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, ये 3 साम्राज्य 8वीं सदी के दौरान अस्तित्व में आए। और 8वीं सदी के दौरान जब अस्तित्व में आए तो ये अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। इनकी साम्राज्यवादी नीतियां आई, है ना। साम्राज्यवाद केवल ब्रिटिशर्स ने ही नहीं किया था, साम्राज्यवाद पहले भी चलता था। साम्राज्यवादी नीतियां आई। साम्राज्यवादी नीतियां आई तो गुर्जर प्रतिहार, जिनका मेन जो एरिया था, जो साम्राज्य था, वो कहां पर था? गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मालवा के कुछ हिस्सों में। राष्ट्रकूट, जिनका मेन जो हिस्सा था वो महाराष्ट्र के आसपास मान्यखेत वाले हिस्से में था। यदि पाल वंश का आए तो बंगाल और बिहार वाले हिस्से में था। तीनों ही साम्राज्यवादी नीतियों के तहत बढ़े। तो तीनों को क्या दिखाई दिया? उत्तर प्रदेश वाला पार्ट। उत्तर प्रदेश वाला पार्ट मतलब यहां पर कहीं पे स्थित था आपका कन्नौज। कन्नौज को लेकर के संघर्ष हुआ। कन्नौज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बताऊंगा कि कन्नौज
है ना, इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि तीन बड़ी बड़ी शक्तियां लड़ रही थी? लेकिन कारण क्या था? इन तीनों के एक दूसरे के साथ संपर्क में आने का, संघर्ष करने का। तीनों की साम्राज्यवादी नीतियां थी जो कि अपना साम्राज्य विस्तार चाहते थे। देखते हैं तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जिन तीन महान शक्तियों के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ, उसी संघर्ष को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं। 300 वर्षों तक यह संघर्ष चला, है ना। 8वीं सदी में शुरू हुआ और यह कब तक चला? 1000 ईस्वी तक, लगभग 300 सालों का संघर्ष। तीन बड़ी शक्तियां, तीनों की शक्ति लगभग बराबर, एक दूसरे को कोई हरा नहीं सकता। एक बार इसने इसको हरा देगा तो ये इसको हरा देगा, ये इसको हरा देगा। ओवरऑल कंक्लूजन कुछ भी नहीं होगा, है ना, वहां के वहीं पहुंच जाएंगे। तीन बड़ी शक्तियां जब आपस में टकरा रही हैं तो हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं, दोनों की शक्तियों का हास। 300 वर्षों तक ये चलता रहा। जब 300 वर्षों तक ऐसा ही चलता रहेगा कि एक ही शहर को लेकर के, एक ही जगह, एक एरिया को लेकर के लड़ते रहेंगे, तो तीनों अपनी शक्तियों का हास कर लेंगे। परिणाम स्वरूप अंत में यदि हम देखें तो तीनों में से किसी के भी पास में कुछ नहीं बचता है ना। जब तीनों राजवंश के जो अयोग्य शासक जब आएंगे लास्ट में, तो कुछ भी नहीं बचेगा। संपूर्ण ये पूरे क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में राजनीतिक विखंडन हो चुका होगा, शक्तियों का हास हो चुका होगा, विकेंद्रीकरण का दौर था। इतनी बुरी स्थिति थी कि एक कोई शासक यहाँ से उठ करके जब आक्रमण कर रहा था तो वो इजीली इंडिया में इंटर कर जाता था, यहाँ पे किसी को भी हराता था और इंडिया में लूट करके ले जाता था। फॉर एग्जाम्पल महमूद गजनवी कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण करके इंडिया में से इतना धन वो लेकर के गया। क्यों? क्योंकि एक भी शक्ति ऐसी नहीं थी जो उसका सामना कर सके। आया, लूट करके फिर ले गया। क्यों? क्योंकि इन 300 वर्षों का परिणाम हमें आगे देखने को मिलेगा